पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे लेखक परेशान हुए जबकि उनके घर में मेहमान आ गए थे। और मेहमान भी ऐसे आए थे कि ये चाह रहे थे कि ये चले जाएं। इनका बजट हिल गया था, खर्चा ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मेहमान थे कि जाने को तैयार ही नहीं थे। इन्होंने लंच भी कराया, डिनर भी कराया, लंच भी कराया, सिनेमा भी दिखाया, इस उम्मीद पर कि अब भी उन्हें लगने लगे कि हमें जाना चाहिए और खातिर हमारी काफी हो गई है, लेकिन वो जा नहीं रहे थे। उसके बाद आगे देखते हैं। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। आघात कहते हैं प्रहार को, चोट को। अप्रत्याशित माने अचानक होने वाला, अचानक आने वाली चोट थी। क्या थी? मार्मिक माने दिल को तोड़ देने वाली, दिल को छूने वाली। तीसरे दिन सुबह मेहमान गए नहीं और उन्होंने इनसे कहा कि मैं अपने कपड़े धोबी को देना चाहता हूँ। धोबी को कपड़े देने का सीधा सीधा मतलब था कि अभी और रहना चाहते हैं। जब हम कहीं जाते हैं घूमने तो हम अपने कपड़े उतने ही ले जाते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए जाना है, उतने ही कपड़े पैक करके ले जाते हैं। और गंदे कपड़ों को हम वहां धोते नहीं है, बल्कि पैक करके वापस ले आते हैं, घर में ही धोते हैं। तो इन्होंने कपड़े धोने की जब इच्छा जाहिर की, धुलवाने की, तो लेखक को लगा, खटका इन्हें कि अभी तो ये और रहना चाहते हैं। तुम्हारे सामीप्य की यह बेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, जैसे रबर को खींचते हैं ना जबरदस्ती, ऐसे कहते हैं तुम्हारी इस नजदीकी का समय, बेला माने समय, ऐसे खींचेगा, इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। देखिए, देवता, मानव और राक्षस, 3 जन बताए हैं यहाँ। मानव कौन होता है? जिसमें थोड़े थोड़े देवता के गुण होते हैं, थोड़े थोड़े राक्षस के गुण होते हैं, है ना। जब हम बुरा व्यवहार करते हैं तब हम जानवरों जैसे, राक्षसों जैसे उनके प्रतीत होने लगते हैं। जब हम अच्छे देवों जैसे गुण दिखाते हैं तब हम में देवता दिखने लगते हैं। अतिथि को तो देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अतिथि को देवता? भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, अतिथि देवो भवः। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अतिथि, जैसे हम देवता की उपासना करते हैं, बहुत दिन तक उनकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनको बार बार आने के लिए हमारे घर में पधारो, हमारे घर में आओ, हमारे दिल में आओ, बार बार हम उनकी साधना करते रहते हैं। और बहुत लंबी साधना के बाद वे अगर हमारे बीच में आए तो थोड़े ही 2-4 पल को दर्शन देकर लौट जाते हैं। इसीलिए अतिथि को देवता कहा जाता है कि तुम आओ, इतनी साधना, इतनी रिक्वेस्ट, इतने निवेदन के बाद आओ और थोड़ी सी देर दर्शन देकर ही लौट जाओ। मनुष्य कौन होता है? जैसा मैंने बताया, देवता और राक्षस दोनों के गुण होते हैं उसमें। मनुष्य तो मिला जुला होता है, कभी बहुत अच्छा भी होता है, बहुत अच्छे भाव हैं तो अच्छा हो जाता है, कभी कभी उसे गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, या किसी का दिल दुखाता है तो शायद राक्षस जैसा लगने लगता है। राक्षस तो हमेशा ही बुरा होता है। वो कहते हैं अतिथि सदैव देवता नहीं होता है। हम देवता जैसा ही ना माने, अतिथि को व्यंग में कह रहे हैं। वह मानव तो होता ही है, अच्छा बुरा दोनों है, लेकिन कभी कभी तो ये पूरा के पूरा राक्षस ही हो जाता है। कब हो जाता है राक्षस? जब ये देखता है कि मेरे रहने से घर में लोगों को तकलीफ हो रही है, फिर भी वह मानता नहीं है, जाता नहीं है, और वह लोगों को परेशान करने के लिए जानबूझकर ही उनके घर में रुका हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा अतिथि सदैव देवता नहीं होता, मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। लेखक ने कहा किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अब लेखक ने कहा मैं बोल देता हूँ लॉन्ड्री पर दे दो, खर्चा भी तुम्हें करना पड़ेगा, पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे और जल्दी आ जाएंगे, जिससे जल्दी तुम चले जाओगे। मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता का मतलब क्या है? घर में रहते हैं तो घर में हल्के फुल्के कपड़ों में, और पुरुष तो विशेष रूप से बनियान में ही घर में घूमते रहते हैं, क्योंकि अपना घर है तो यहाँ उनकी अपनी जो भी आजादी है उसमें कोई आता नहीं है। लेकिन जब कोई मेहमान आ जाता है तो औपचारिक कपड़े पहनने पड़ते हैं, पूरे कपड़े पहनकर बैठना पड़ता है। या फिर बाहर जाते हैं तो बनियान में तो कोई जाएगा नहीं, उसके ऊपर कुर्ता या टी शर्ट डालकर ही जाएगा। तो कहते हैं मैंने कहा और मैं उनके साथ अपनी जो बनियान घर में पहन रखी थी उस पर कुर्ता डालकर चल दिया, पहनकर चल दिया। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। अब पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कैसे हो गई बड़ी बड़ी? पत्नी गुस्सा हो गई। बड़ी बड़ी आंखें होने का मतलब है घूर घूर कर देखने लगी।
आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देखकर मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। वो कहते हैं कि अब से कुछ समय पहले जब पत्नी को मैंने देखा पहली बार, तो उनकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर मैंने विवाह करने का निश्चय कर लिया था। लेकिन अब जब ये आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा हो जाता है, मैं डर जाता हूँ। पत्नी ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई तो डर गए, और बड़ी बड़ी आंखें दिखाने का पत्नी का सीधा सा मतलब था कि तुम मेहमान को जाने के लिए नहीं कह रहे हो, बल्कि रुकने के लिए ही तुम्हारा उसमें योग है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई कि अतिथि अधिक दिनों तक टिकेगा। तो पत्नी इस आशंका में थी कि अब तो ये ज्यादा दिन रुकने वाले हैं, इसलिए पत्नी ने घूर घूर कर इन्हें देखा कि किसी भी तरह से इन्हें यहाँ से भेजो। और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल का मतलब है जिसका कोई मूल ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। तो आशंका तो बेजा तो थी नहीं, उसका तो आधार था। रहना चाह रहे हैं अतिथि। अतिथि तुम जा नहीं रहे हो, लॉन्ड्री पर दिए गए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। लेखक कह रहे हैं कि अपने मन मन में कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं, बल्कि मन में कोस रहे हैं अतिथि को। देखो, लॉन्ड्री पर कपड़े दिए थे, वो भी आ गए, अब तो तुम चले जाओ। तुम्हारे भारी भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। हमारे घर कोई आता है, अगर एक रात रुका है, इसके जाने के बाद बिस्तर ठीक किया जाता है, इसकी चादरें धोई जाती हैं, क्योंकि बाहर से आया था। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो चादर थी वो भी हमने अब तो धो दी है, अब तो तुम चले जाओ। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त हो गई है। जब हमारे घर में कोई ऐसे रहने लगे कि हमें पसंद ना आए, तो उसे देखकर इतनी खुशी नहीं होती है, बल्कि अब धीरे धीरे वो मुस्कुराहट भी कम होने लगी। लुप्त माने गायब होना। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, कल तक तो हम खूब हंसी मजाक करते थे, दोनों हंसते थे, बातें करते थे, अब दिखाई नहीं देते। तो वो ठहाके अब महसूस नहीं हो रहे हैं, अब हंसते ही नहीं है हम। अब मुझे तुम बहुत बुरे लगते हो। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। अगर गेंद को उछाला जाता है तो पहली बारी में, दूसरी बारी में कुछ देर तक तो वह अच्छे टप्पे खाती है, ऊंची उछलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होने लगती है, वह नीचे जमीन की ओर लुढ़कने लगती है। तो हमारी बातचीत में भी पहले ऐसा उत्साह था, गेंद की तरह वह टप्पे खाकर बहुत, हमारी जो बातचीत थी बहुत खुशी से बहुत सारी होती थी, लेकिन अब बातचीत में इतना जोश नहीं रहा है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब हम आमने सामने भी बैठते हैं तो हमारी बातें नहीं होती हैं, बल्कि तुम कुछ पढ़ते हो, मैं कुछ पढ़ने में लगा रहता हूँ। इस तरह से हमारा समय बीतता है। शब्दों का लेन देन मिट गया, हमारे बीच की बातचीत ही समाप्त होने लगी है। चर्चा के विषय चुक गए माने समाप्त हो गए। हमारे बीच जो बातें होती थी वो समाप्त होने लगी हैं। जो जितने विषय थे, नए नए विषय, वे सब लगभग अब खत्म होने लगे हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, ये सारे विषय हैं जिन पर ये अक्सर बातचीत किया करते थे बैठे हुए। लेकिन अब इन विषयों पर बातचीत करते करते भी ये बोर हो गए थे, और अब इनके पास कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर ये बातचीत कर सके। यहाँ तक कि आंखें मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, और अब एक चुप्पी है। अब हम दोनों के बीच में सारी बातें, सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब हम केवल चुप बैठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तुम तो यहाँ अड़कर बैठे हो, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए बार बार अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि तुम मेरे घर से क्यों नहीं जा रहे हो। सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है प्रेम। शनह शनह मतलब धीरे धीरे। सौहार्द अब शनह शनह बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। हमारे बीच का जो प्रेम था अब धीरे धीरे बोरियत हो रहा है, बोरियत में बदल रहा है। हमारे बीच में प्रेम नहीं रहा है। मैं तुम्हें देखकर बोर होता हूँ। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। जो मेरे हृदय की भावनाएं थी, पहले तो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी भावनाएं आती थी, लेकिन अब मन से गालियां निकलती हैं। तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। कह रहे हैं तुम जाना नहीं चाहते हो। न जाने कौन सी ऐसी अदृश्य गोंद लगी है जिससे तुम यहाँ पर चिपक कर बैठ गए हो। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ, और बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। बार बार मेरे और मेरे परिवार के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। तुम्हारे जाने से ही कम से कम हम अपने सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। तुम्हारे रहने से हमारे जीवन में बड़ा भारी बोझ आ रहा है। आर्थिक स्थिति हमारी खराब हो रही है, वैसे भी हमारे घर की प्राइवेसी खराब हो रही है, हमारे घर की वैयक्तिकता खराब हो रही है। तो इसलिए बार बार मैं और मेरा परिवार यही
प्रश्न मन ही मन आपसे कर रहे हैं कि तुम मेरे घर से जा क्यों नहीं रहे हो। मैं इस भेद को समझ ही नहीं पा रहा हूं कि न जाने कौन सी गोंद है जो तुम्हें यहाँ चिपका कर बिठाए है।